देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन बार-बार फेल होते रहते हैं। तो अगल-बगल वाले उनका मज़ाक उड़ाते हैं और उनकी आलोचनाएँ करते हैं। तो ऐसे समय में बस इतना ही दिमाग में बनाए रखिए कि मेरी राह में पत्थर फेंकने वालों शुक्रिया, मुझे बनाने वाले तुम ही हो। यानी कि वो लोग जितना ही आपका आलोचना करेंगे, उतना ही आपको ताकत मिलेगी अंदर से। आप जो है उनको मुँहतोड़ जवाब देने के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए और सफल जब आप हो जाएँगे तो अपने आप वो जो है आपकी आलोचना करना बंद कर देंगे और वही लोग आपकी तारीफ़ करने लगेंगे। देखिए, आज है 9 मार्च और 9 मार्च के इस वीडियो में टोटल 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और देखिए, वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं उसका आंसर ज़रूर दिया कीजिए आप लोग, ठीक है? इससे आपका पिछले दिन का रिवीजन हो जाता है। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा आप। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हम 8 मार्च को हर साल मनाते हैं और 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय है एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक ऐसा दिवस है लगभग सभी परीक्षाओं में एक बार हर साल जरूर रिपीट होता है। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं हम और 2022 के लिए इसका विषय है एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। अगला है कि भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी। तो देखिए, भारत की जो 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है इनका नाम है प्रियंका नुटक्की। यहाँ पे इनका फोटो दिख रहा है। देखिए, जो प्रियंका नुटक्की हैं ये 19 साल की हैं वर्तमान में और इन्होंने अभी हाल ही में जो है एमपीएल की 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में अपना अंतिम डब्ल्यूजीएम मानदंड हासिल किया है। और आपको बता दूँ ये जो है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि पिछले जितने भी ग्रैंड मास्टर होते रहे हैं, उनका जो है नेटिव प्लेस पूछ ले रहा है कि वो कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं। तो प्रियंका नोटक्की जो है ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली है और प्रियंका नोटक्की ने जनवरी 2019 में अपना पहला डब्ल्यूजीएम मानदंड हासिल किया था और अगले 2 महीनों में कुल 2300 रेटिंग मानदंड को पार कर लिया। तो इस तरीके से ये 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई भारत की कौन? प्रियंका नोटक्की। और देखिए जो ग्रैंड मास्टर की सीरीज़ है मतलब कितने-कितने लोग जो है ग्रैंड मास्टर बने, किस महीने में कौन बना, ये सारी चीज़ें मैंने एक जो ईयरली करंट अफेयर की पीडीएफ बनाई थी 21-22 वाली, ठीक है? तो उसको आप डाउनलोड करके उसमें पढ़ सकते हैं। उसमें टोटल आपको 3500 प्लस जो है करंट अफेयर मिल जाएँगे पूरे साल के और ये प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। और अभी देखिए जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं जैसे कि महाराष्ट्र पीसीएस का हुआ है, छत्तीसगढ़ में जो है वहाँ पर फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम अभी हुआ है। तो सभी परीक्षाओं में उसी पीडीएफ से प्रश्न पूछे गए थे जो ईयरली 3500 वाली पीडीएफ है। तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। और तीसरा प्रश्न है कि 9वां भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स का जो पहला चरण है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखिए जो 9वां भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स है तो ये अभी हाल ही में 2 चरणों में जो है आयोजित किया गया था। इसका जो पहला चरण है ये विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। देखिए सिलिनेक्स का जो पहला चरण है, ये जो इसका पहला चरण इसको हार्बर फेज नाम दिया गया था और ये 7 से 8 मार्च 2022 को विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। और इसका जो दूसरा चरण होगा यानी कि सी फेज होगा, यानी कि समुद्री फेज होगा, ये जो है 9 से 10 मार्च 2022 तक जो है बंगाल की खाड़ी में आयोजित होगा। तो इसको याद रखिएगा। आज देखिए आज 9 तारीख है, 9 मार्च है, तो आज से स्टार्ट हो जाएगा इसका सी फेज। तो हार्बर फेज कहाँ पे? विशाखापत्तनम में और सी फेज जो है बंगाल की खाड़ी में, याद रखना इसको। और देखिए जो आपका ये सिलिनेक्स अभ्यास है जो कि भारत और श्रीलंका के बीच का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का जो लीडरशिप है ये आईएनएस किर्ज ने किया और जबकि जो श्रीलंका का नौसेना है इसका लीडरशिप किया उसके जहाज एसएलएनएस सयूराला ने, ठीक है? तो कौन कौन से जहाज पार्टिसिपेट करते हैं, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। और जिस एग्जाम में मतलब जिस अभ्यास का जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कि जो भारत का जहाज है आईएनएस किर्च, इसने जो है पार्टिसिपेट किया था सिलिनेक्स में और श्रीलंका की तरफ से उसके जहाज एसएलएनएस सयूराला ने जो है पार्टिसिपेट किया था। अगला प्रश्न कि हाल ही में केंद्र ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना को जारी रखने के लिए कितने करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी? देखिए जो आपका स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना है यानी कि स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम है,
इसके लिए भी हाल ही में टोटल 3,274.87 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। और ये जो आपकी स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना है, इस योजना के तहत स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को 2025-26 तक पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ जो है दिए जाने हैं। और ये जो आपका स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना है, इस योजना के तहत देश भर में कुल 23,566 लाभार्थी शामिल हैं वर्तमान में। तो ये अमाउंट और ये डाटा नोट कर लिए। अगला कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक जो है, इसके गवर्नर जो शक्तिकांत दास हैं, इन्होंने फीचर फ़ोन के लिए नाम से जो है यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो देखिए, शक्तिकांत दास जी ने भी हाल ही में यूपीआई 123 पे नाम से जो है एक यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। और इससे जो ग्राहक होंगे यानी कस्टमर्स होंगे, ये फीचर फ़ोन के जरिए स्कैन एंड पे के अलावा लगभग सभी लेन देन कर सकेंगे। और इससे लेन देन करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी। ये सबसे खास बात है, चाहे इंटरनेट हो या ना हो, आप जो है इसके माध्यम से जो है पे कर सकते हैं आराम से। और देखिए, बकौल आरबीआई भारत में 40 करोड़ से अधिक फीचर फ़ोन यूजर्स हैं। तो याद रखेगा कि अभी हाल ही में भारत के जो 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के, शक्तिकांत दास जी, ठीक है, इन्होंने फीचर फ़ोन के लिए एक यूपीआई 123 पे नाम का जो है यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। अगला कि हाल ही में किस देश ने फेसबुक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए, फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया गया है रूस यानी कि रसिया के द्वारा। देखिए, रूस की सेंसरशिप एजेंसी, जिसका नाम है कोमनाडजोर, ठीक है, तो रोस कोमनाडजोर जो है, इसने फेसबुक पर रूसी मीडिया के साथ भेदभाव का आरोप लगाया था। और फेसबुक ने रूस पर आरोप लगाया था कि वो लाखों लोगों को विश्वसनीय सूचनाओं से वंचित कर रहा है। तो फेसबुक ने जब आरोप लगा दिया रूस पर, तो पुतिन जी जो थोड़ा सा जो है गुस्से में आ गए, कहें साले तुम हमारे ऊपर जो है आरोप लगाओगे, और रुको हम तुमको ही प्रतिबंधित कर देते हैं। तो इस समय काफ़ी खतरनाक मोड में चल रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन के खिलाफ देखिए इन्होंने कैसी कार्रवाई ले ली, पूरे यूक्रेन को तबाह कर दिया इन्होंने। तो फेसबुक को तबाह करने में तो इनको 2 मिनट लगेंगे। तो इसलिए जो है रूस की जो सेंसरशिप एजेंसी है रोसकोमनाडजोर, ठीक है, इसने फेसबुक पर जो है रूसी मीडिया के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। देखिए, फेसबुक पर बैन लगाने के बाद रूस ने जो है ट्विटर पर भी जो है कार्रवाई की है कि भैया तुम ही बदतमीजी कर रहे हो, और तुमको भी हम सबक सिखाते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि दिमाग में ये चीज़ें बनी रही, ठीक है। और देखिए, 7वां प्रश्न जो है, ये बार बार मतलब एक तरीके से कहा जाए हर साल मैं पढ़ाता हूँ इस प्रश्न को, और हर साल ये जो है रिपीट होते रहता है। प्रश्न है कि हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, इसने जो है इस बार भी किस देश को अपने ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? तो ये देश आपका पाकिस्तान है। इसका उत्तर लगातार 5-6 सालों से पाकिस्तान ही है, ठीक है। 2018 से ही इसका उत्तर पाकिस्तान है। क्यों है ये आप जान लीजिए आज। देखिए, जो आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसने इस बार भी कंगाल पाकिस्तान को अपने ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। देखिए, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसने कहा है कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। यानी कि जो पाकिस्तान है, ये अभी भी आतंकवादियों को फंडिंग कर रहा है। और जो आपका देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसने एक बार और बढ़िया काम किया है। इसने संयुक्त अरब अमीरात को भी जो है अपनी ग्रे लिस्ट में जो है शामिल कर लिया है। क्योंकि देखिए, संयुक्त अरब अमीरात जो है, ये बहुत सारे टेररिस्ट जो है टेररिस्टों को फंडिंग करता है चोरी छुपे। तो देखिए, शक के आधार पर और कुछ प्रूफ मिलेंगे, इसीलिए जो है इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो है संयुक्त अरब अमीरात को भी अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। और देखिए, पाकिस्तान की बात करें तो ये 2018 से ही जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो है ग्रे लिस्ट में शामिल है। अगला कि पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 92 साल की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए, पाकिस्तान के ये पूर्व राष्ट्रपति आपके हैं रफ़ीक तरार। इनका 92 साल की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है। देखिए, पाकिस्तान के जो पूर्व राष्ट्रपति रफ़ीक तरार हैं, इनका लाहौर में निधन हो गया है। और आपको बता दूं, ये 1997 से सन 2001 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। और जब ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जो है इनको वर्ष 1997 में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में इनको समर्थन दिया था, जिसके बाद जो है ये राष्ट्रपति चुनाव जीते थे। तो रफ़ीक तरार जो है ये 1997 से 2001 तक जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। 92 साल की उम्र में हरियाली में ये जो है इनका निधन हो गया है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बोर्ड के सदस्यों के चयन हेतु एक नया मानदंड अपनाने का फैसला किया है? तो देखिए, जो आपका भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड है, ठीक है, तो इस बोर्ड के सदस्यों के चयन हेतु, यानी कि इस बोर्ड में नए नए सदस्य लाए जाएंगे,
तो एक नया मानदंड अपनाने का फैसला किया है। आपको बता दूं, जो भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड है, इसकी उत्पत्ति वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु जल संधि हुई थी, तो उसमें निहित है। और आपको बता दूं, जो आपका ये सिंधु जल संधि हुआ था, ये काफ़ी चर्चा में रहता है। इस पे जो है पीसीएस वगैरह में, यूपीएससी में बहुत सारे लेख लिखने को भी जो है आते हैं, ऐसे वगैरह। तो सिंधु जल संधि क्या है, इसको आप अभी जो है वीडियो को देखने के बाद गूगल पे सर्च करेंगे और उसको पूरी डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबा है, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं बताने लूँगा। तो देखिए, आप बता दूं, जो आपका ये सिंधु जल संधि है, इसके तहत 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का जो पानी है, तो इन तीनों नदियों का पानी विशेष उपयोग हेतु भारत को आवंटित किया गया था। और ये जो सिंधु जल संधि है, इसके तहत जो है, जो आपका सिंधु, चिनाब और झेलम नदी है, इन तीनों नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए आवंटित किया गया था। तो ये है सिंधु जल संधि, इसको जरूर याद रखिएगा शॉर्ट में। बाकी डिटेल में अगर पढ़ना है बहुत डिटेल में, तो आप जो है गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। बाकी जो जितना भी पढ़ेंगे उसका जो समरी यानी कि सार निकलेगा यही है कि सिंधु जल संधि के तहत जो 3 पूर्वी नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलज, इसका पानी भारत यूज करेगा। जबकि जो आपका सिंधु, चिनाब और झेलम नदी है, इसका पानी कौन यूज करेगा, इसका पानी पाकिस्तान को जो है यूज करने के लिए ऑथराइज किया गया था सिंधु जल संधि के अंतर्गत। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट किस स्थान पर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया है, जिसने ये जो है हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा अपना डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा। देखिए, जो आपका हैदराबाद डेटा सेंटर होगा, ये भारत के सबसे बड़े डेटा केंद्रों में से एक होगा, जो कि 2025 तक चालू हो जाएगा। और देखिए, अभी हाल ही में इस डेटा सेंटर को स्थापित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने तेलंगाना राज्य सरकार के साथ कुल 15,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किया है। देखिए, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इसके पास पहले से ही भारत के पुणे, मुंबई और चेन्नई में 3 भारतीय क्षेत्रों में डेटा सेंटर हैं। लेकिन ये जो डेटा सेंटर हैदराबाद में बनेगा, ये भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा। और देखिए, जो ये नया डेटा सेंटर होगा, ये निजी उद्यमों के साथ साथ सरकारी क्षेत्रों दोनों से जो है माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सेवाओं की बढ़ती मांग को जोड़ेगा। और 11वां प्रश्न कि हाल ही में भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक्सिस बैंक ने किसके साथ समझौता किया है। तो देखिए, भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक्सिस बैंक ने हाल ही में एयरटेल के साथ समझौता किया है। और ये जो समझौता यानी कि साझेदारी है, ये एयरटेल के 340 मिलियन से अधिक ग्राहकों के लिए एक्सिस बैंक से क्रेडिट और विभिन्न डिजिटल वित्तीय पेशकशों तक जो है पहुंच को सक्षम करेगा। 12वां प्रश्न कि हाल ही में किस कंपनी ने डिजिटल टिकटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए IRCTC के साथ साझेदारी की है। तो देखिए, ये कंपनी आपकी पेटीएम है, याद रखिएगा। पेटीएम कंपनी ने डिजिटल टिकटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए IRCTC के साथ साझेदारी किया है हाल ही में। और इस साझेदारी के बाद जो यात्री होंगे, ये अनारक्षित ट्रेन की सवारी टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने और अपने मौसमी टिकटों को नवीनीकृत करने और स्मार्ट कार्ड रिचार्ज करने के लिए स्क्रीन पर उत्पन्न QR कोड को स्कैन करने में जो है सक्षम होंगे। तो ये सेवाएं अब मिलेंगी पेटीएम पे IRCTC के साथ, इस गठबंधन के बाद या फिर साझेदारी के बाद, ठीक है। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। पहला प्रश्न है कि किस तिथि को जन औषधि दिवस मनाया गया, बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालिएगा। दूसरा प्रश्न है कि कौन 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं, बताइए। अगला कि हाल ही में किस स्थान पर 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन किया गया, बताइए। और चौथा प्रश्न है आपके लिए कि 2022 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया। इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको नहीं पता तो 1 नंबर आपका जो है समझ लीजिए चला गया। तो कल का वीडियो देखिए, इसको रिवाइज कर डालिएगा। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि भारतीय स्टेट बैंक ने डिजिटल बैंकिंग संचालन को चलाने के लिए किस व्यक्ति को हाल ही में उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया, नाम बताइए इनका। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, का पहला प्रश्न था कि हाल ही में खबरों में रहा जापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है। तो ये आपका यूक्रेन में है, जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया है। और देखिए, दूसरा था कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने वैश्विक प्लास्टिक संधि का मसौदा तैयार करने के लिए एक जनादेश को मंजूरी दी है। तो देखिए, जो आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा है, इसने जो है वैश्विक प्लास्टिक संधि का मसौदा तैयार करने के लिए अभी हाल ही में एक जनादेश को मंजूरी दी थी। और तीसरा था कि हाल ही में 7वें भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 90वें संस्करण में
किसको विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए जो आपका स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन है, इसको विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और देखिए चौथा था कि हाल ही में किस ऑस्कर पुरस्कार विजेता निर्माता 20th सेंचुरी फॉक्स के पूर्व कार्यकारी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए इनका नाम है एलन लेड जूनियर। और देखिए पांचवा था कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2022 में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर भारत का कैशलेस रिटेल ट्रांजैक्शन कितना था? तो ये था आपका 8.27 लाख करोड़ रुपए। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।